आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी के धधकते हुए केंद्र से शुरू होता है और इसकी पथरीली सतह तक आता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है, ये हिमालय जैसे विशाल पहाड़ कैसे बन गए और जिन चट्टानों को हम हर रोज देखते हैं उनकी अपनी क्या कहानी है। और मजे की बात यह है कि हम सीधे तौर पर तो कभी पृथ्वी के अंदर झांक ही नहीं पाए। सबसे गहरा गड्ढा जो इंसान ने खोदा है वो करीब 12 किलोमीटर का है, जो पृथ्वी की 6,400 किलोमीटर की त्रिज्या के सामने खरोच जैसा भी नहीं है। तो मतलब जो भी हम जानते हैं वो सब अप्रत्यक्ष है? हाँ बिल्कुल, वो सब जासूसी करके पता लगाया गया है। भूकंप की तरंगों का अध्ययन करके, गुरुत्वाकर्षण को मापकर और चुंबकीय क्षेत्रों को समझकर। कमाल है। तो ये एक तरह की वैज्ञानिक जासूसी है। चलिए इसे श्रोताओं के लिए आसान बनाते हैं। आज की हमारी बातचीत 3 हिस्सों में होगी। पहले हम पृथ्वी की परतों को एक एक करके समझेंगे, कोर, मैंटल और क्रस्ट। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये सतह स्थिर नहीं है और कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स की ताकत महाद्वीपों को खिसकाती है। और आखिर में हम चट्टानों के अद्भुत जीवन चक्र को समझेंगे कि कैसे एक चट्टान कभी मरते नहीं, बस अपना रूप बदल लेती है। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत पृथ्वी के दिल से करते हैं। ठीक है। तो सबसे अंदर है कोर। सुना है ये अविश्वसनीय रूप से गर्म है। कितना गर्म और ये है कैसा? आप इसे पृथ्वी का इंजन समझ सकते हैं। इसके 2 हिस्से हैं। एकदम बीच में है आंतरिक कोर, जो लोहे और निकल का एक ठोस गोला है। ठोस गोला? हाँ, और उसे घेरे हुए है बाहरी कोर, जो पिघले हुए लोहे और निकल का एक विशाल महासागर है। तापमान की बात करें तो ये 5,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 6,000 डिग्री? ये तो सूरज की सतह के तापमान के बराबर है। लेकिन एक मिनट, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर अंदर इतनी गर्मी है कि लोहा भी पिघल जाए, तो फिर बाहरी कोर तो तरल है, ठीक है, पर आंतरिक कोर ठोस कैसे हो सकता है? ये तो उल्टा लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब दबाव में छिपा है। आंतरिक कोर पर ऊपर की सारी परतों का इतना जबरदस्त प्रेशर पड़ता है जो हमारे वायुमंडलीय दबाव से लाखों गुना ज्यादा है। अच्छा। कि वो लोहे के परमाणुओं को पिघलने ही नहीं देता। वो इतनी कसकर एक दूसरे से बंध जाते हैं कि वो ठोस बने रहते हैं, चाहे तापमान कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। वाह। और इसी तरल बाहरी कोर के घूमने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो एक अदृश्य ढाल की तरह हमें सूरज के खतरनाक विकिरण से बचाता है। मतलब हमारे पैरों के नीचे एक विशाल डायनामो चल रहा है। और इन दोनों कोर के बीच भी कोई बाउंड्री होगी? हाँ, भूवैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पता लगाया है कि आंतरिक और बाहरी कोर के बीच एक सीमा है जहां तरंगों की गति अचानक बदल जाती है। इसे इसकी खोजकर्ता के नाम पर लेमन असात्यता या लेमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है। तो कोर के ऊपर क्या है? कोर के ऊपर है मैंटल। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमारे ग्रह के कुल आयतन का लगभग 83% इसी में है। 83%? हाँ, ये क्रस्ट के नीचे से शुरू होकर करीब 2,900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ये मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों से बना है, जिसमें लोहा और मैग्नीशियम काफी मात्रा में है। और इसकी बनावट कैसी है? क्या ये भी ठोस है? ज्यादातर तो ठोस ही है, लेकिन इसकी ऊपरी परत बहुत खास है। इस ऊपरी हिस्से को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ये पूरी तरह पिघला हुआ नहीं है, बल्कि एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसा है, जैसे गर्म टार या शहद। अच्छा। आप कल्पना कीजिए कि एक बर्तन में पानी उबल रहा है, जिसमें गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे जाता है। ठीक वैसी ही धीमी गति वाली धाराएं, जिन्हें हम संवहन धाराएं कहते हैं, इस एस्थेनोस्फीयर में अरबों सालों से चल रही हैं। और इसी चिपचिपी परत के ऊपर हमारी पृथ्वी की कठोर बाहरी प्लेटें तैर रही हैं। अगर मैंटल का एक हिस्सा टार की तरह चिपचिपा और बहने वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर की ठोस परत यानी क्रस्ट स्थिर नहीं रह सकती। वो इस पर फिसलती होगी, जैसे बर्फ पर कोई स्लेज फिसलती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। लेकिन उससे पहले मेंटल और कोर को अलग करने वाली सीमा को गुटेनबर्ग असात्यता कहते हैं। गुटेनबर्ग। हाँ। और अब आते हैं सबसे ऊपरी परत पर, जिस पर हम सब रहते हैं, क्रस्ट। ये पृथ्वी का छिलका है, सबसे पतला लेकिन सबसे जरूरी। और ये छिलका भी हर जगह एक जैसा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां महाद्वीप हैं, वहां क्रस्ट मोटा है, जिसे हम महाद्वीपीय क्रस्ट कहते हैं।
ये 30 से 70 किलोमीटर तक मोटा हो सकता है और हिमालय जैसी जगहों पर तो 100 किलोमीटर तक भी पहुंच जाता है। 100 किलोमीटर? हाँ, ये ग्रेनाइट जैसी हल्की चट्टानों से बना है जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। और समुद्र के नीचे? समुद्र के नीचे का क्रस्ट यानी महासागरीय क्रस्ट बहुत पतला होता है, सिर्फ 5 से 30 किलोमीटर। ये बेसाल्ट जैसी भारी और घनी चट्टानों से बना है जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा होता है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। सियाल और सीमा। और क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो सीमा है उसे मोहोविक असात्यता या संक्षेप में मोहो कहते हैं। इसे एक वैज्ञानिक ने तब खोजा जब उन्होंने देखा कि भूकंप की तरंगें इस सीमा पर पहुंचकर अचानक अपनी रफ्तार बदल लेती हैं, जैसे आवाज एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर बदल जाती है। तो अब हम कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। आपने कहा कि क्रस्ट इस चिपचिपे मेंटल पर तैर रहा है, जिसका मतलब है कि ये हिल रहा है। यहीं से प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत आता है। बिल्कुल, ये सिद्धांत भूविज्ञान में एक क्रांति जैसा था। इसने हमें समझाया कि पृथ्वी का स्थल मंडल यानी क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी ठोस हिस्सा एक पहेली के टुकड़ों की तरह कई बड़ी और छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। और मेंटल में जो धाराएं हैं वो इन्हें धकेलती हैं। हाँ, मेंटल में चलने वाले वो संवहन धाराएं इन प्लेटों को बहुत धीरे धीरे धकेलती हैं। इनकी रफ्तार लगभग 2 से 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। सुनने में बहुत धीमा लगता है, लेकिन लाखों सालों में 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से भारत एशिया से टकराकर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बना सकता है। यही तो इसकी खूबसूरती है। ये सिद्धांत 1960 के दशक में 2 पुराने विचारों को मिलाकर बना। एक था एल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का विचार और दूसरा था हैरी हेस का समुद्र तल फैलाव का सिद्धांत, जिसने बताया कि समुद्र के बीच में लगातार नई जमीन बन रही है। और जब ये प्लेटें हिलती हैं तो उनकी सीमाओं पर ही दुनिया की ज्यादातर भूवैज्ञानिक हलचल होती है। भूकंप, ज्वालामुखी और पहाड़ों का बनना। एकदम सही। तो ये सीमाएं कितने तरह की होती हैं? मुख्य रूप से 3 तरह की। पहली है अभिसारी सीमा, जहां 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे भारत और यूरेशिया की प्लेटें। बिल्कुल। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जैसी 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराईं तो उनके किनारे मुड़कर ऊपर उठ गए और हिमालय पर्वत श्रृंखला बन गई, जो आज भी ऊंची हो रही है। और जब एक भारी महासागरीय प्लेट एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो वो नीचे धंस जाती है, जिससे मारियाना ट्रेंच जैसी दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाइयां बनती हैं। ठीक है, तो या तो प्लेटें टकरा रही हैं, दूसरा क्या हो सकता है? शायद वे एक दूसरे से दूर जा रही हों। एकदम सही। इसे अपसारी सीमा कहते हैं। यहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं और नीचे से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आकर उस खाली जगह को भर देता है और ठंडा होकर नई क्रस्ट बनाता है। इसका कोई उदाहरण? अटलांटिक महासागर के बीच में मौजूद मध्य अटलांटिक कटक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पानी के नीचे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो टकराना हो गया, दूर जाना हो गया, अब क्या बचा है? शायद वे एक दूसरे के बगल से रगड़ खाकर निकल जाती होंगी। बिल्कुल। उससे तो जबरदस्त भूकंप आते होंगे। हाँ, इसे रूपांतरित सीमा कहते हैं। यहाँ प्लेटें एक दूसरे के समानांतर फिसलती हैं, उनके किनारे आपस में फंस जाते हैं, तनाव बढ़ता जाता है और जब वो अचानक छूटता है तो विनाशकारी भूकंप आते हैं। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका सबसे कुख्यात उदाहरण है। हमारे स्रोतों में अमेरिका के एपेलाचियन पर्वतों के नीचे एक हॉट ब्लॉब का भी जिक्र है। ये क्या चीज है और ये प्लेट टेक्टोनिक्स की हमारी समझ में क्या नया जोड़ता है? ये एक बहुत ही हालिया और दिलचस्प खोज है। एपेलाशियन पर्वत बहुत पुराने और शांत माने जाते हैं, लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया है कि उनके नीचे मेंटल में लगभग 8 करोड़ साल पुरानी एक विशाल तापीय विसंगति यानी एक बहुत गर्म हिस्सा मौजूद है। 8 करोड़ साल पुरानी? हाँ, और ये हॉट ब्लॉब आज भी उस क्षेत्र के भूविज्ञान और भूकंपीय गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि आज से लाखों साल बाद एपेलाचियन पर्वत फिर से सक्रिय हो सकते हैं, या इसका हमारी जमीन पर आज क्या असर पड़ रहा है? यह कहना मुश्किल है कि वो फिर से सक्रिय होंगे या नहीं, लेकिन यह खोज हमें यह बताती है कि मेंटल में होने वाली हलचल कितनी धीमी और लंबे समय तक चलने वाली हो सकती है। जो घटना 8 करोड़ साल पहले हुई थी, उसकी गर्मी आज भी वहां मौजूद है और सतह को प्रभावित कर रही है।
यह दिखाता है कि पृथ्वी के अंदर की प्रक्रियाएं हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और स्थायी हैं। तो पृथ्वी की ये आंतरिक गर्मी और प्लेटों की लगातार हलचल हमें सीधे कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर ले आती है, शेल चक्र या रॉक साइकिल। यह विचार कि चट्टानें हमेशा के लिए नहीं होती बल्कि एक रूप से दूसरे में बदलती रहती हैं, बड़ा आकर्षक है। ये एक अंतहीन कहानी है जो लाखों करोड़ों सालों में पूरी होती है। इसमें मुख्य रूप से 3 किरदार हैं। पहला है आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं क्योंकि बाकी सभी चट्टानें इन्हीं से बनती हैं। और ये बनती कैसे है? ये तब बनती हैं जब पिघला हुआ मैग्मा या लावा ठंडा होकर जम जाता है। और इनके भी अलग अलग प्रकार होते होंगे? हाँ, 2 मुख्य प्रकार हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसके क्रिस्टल्स को बढ़ने का बहुत समय मिलता है और वो बड़े बड़े हो जाते हैं। इन्हें अंतर्वेधी चट्टानें कहते हैं। ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा, जो किचन काउंटर टॉप में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अगली बार जब आप किसी किचन काउंटर टॉप को देखें जो ग्रेनाइट का बना हो तो ध्यान से देखिएगा। उसमें आपको जो अलग अलग रंग के दाने दिखेंगे वे असल में अलग अलग खनिज हैं जो लाखों साल पहले पृथ्वी के नीचे धीरे धीरे ठंडे हुए थे। आप एक तरह से पृथ्वी के इतिहास को छू रहे हैं। और दूसरा प्रकार? दूसरा है बहिर्वेधी चट्टानें। ये तब बनती हैं जब लावा ज्वालामुखी से निकलकर सतह पर आता है और हवा या पानी के संपर्क में आकर तेजी से ठंडा हो जाता है। क्रिस्टल को बढ़ने का समय ही नहीं मिलता, इसलिए वो बहुत छोटे होते हैं। बेसाल्ट, जो ज्यादातर महासागरीय क्रस्ट बनाता है, इसी का उदाहरण है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान बन गई। अब इस कहानी में दूसरा किरदार कौन है? दूसरा किरदार है अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। समय के साथ हवा, बारिश और नदियां इन आग्नेय चट्टानों को तोड़कर छोटे छोटे कणों में बदल देती हैं, जिन्हें हम अवसाद या सेडिमेंट्स कहते हैं। अच्छा। ये कण बहकर झीलों या समुद्रों की तलहटी में जमा हो जाते हैं। परत दर परत जमा होने से ऊपर की परतों का दबाव बढ़ता है और ये कण आपस में चिपककर एक ठोस चट्टान बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को शिलीभवन कहते हैं। और इन्हीं में हमें डायनासोर की जीवाश्म मिलते हैं ना, क्योंकि ये परतें उन अवशेषों को अपने अंदर दफना लेती हैं। बिल्कुल। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब इसी के उदाहरण हैं। और कहानी का तीसरा और आखिरी किरदार है कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक मतलब रूप बदलने वाली? हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अपना रूप बदल लेती हैं। कैसे? सोचिए, कोई पुरानी अवसादी या आग्नेय चट्टान प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जमीन में बहुत नीचे धंस जाती है। वहां उसे जबरदस्त गर्मी और दबाव का सामना करना पड़ता है। इस गर्मी और दबाव से उसकी पूरी काया ही पलट जाती है। उसकी बनावट और खनिजों की संरचना बदल जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चट्टान पिघलती नहीं है, बस ठोस अवस्था में ही बदल जाती है। लेकिन ये चक्र तो लाखों करोड़ों साल लेता है। क्या इसका मतलब ये है कि आज हम जो संगमरमर अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायद कभी किसी समुद्र के तल पर रहने वाले जीवों के कंकालों से बना चूना पत्थर था? आपने बिल्कुल सही समझा। चूना पत्थर जब अत्यधिक गर्मी और दबाव झेलता है तो वो संगमरमर में बदल जाता है। इसी तरह ग्रेनाइट शिस्ट नाम की एक दूसरी चट्टान में बदल सकता है और इस तरह ये चक्र पूरा होता है। इसे एक पूरी कहानी की तरह समेटते हैं। कहानी कुछ ऐसी है। पृथ्वी के अंदर से मैग्मा ऊपर आकर ठंडा होता है और आग्नेय चट्टान बनाता है। ठीक है। मौसम उस चट्टान को तोड़कर अवसाद में बदल देता है। ये अवसाद कहीं जमा होकर और दबकर अवसादी चट्टान बन जाते हैं। फिर जब यह चट्टान और गहराई में धंसती है तो गर्मी और दबाव से कायांतरित चट्टान बन जाती है। और अगर ये और भी गर्म हो जाए तो अगर तापमान और भी बढ़ जाए तो ये कायांतरित चट्टान वापस पिघलकर मैग्मा बन जाती है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स वो इंजन है जो इस पूरे चक्र को चलाता रहता है। तो पृथ्वी का गर्म कोर मेंटल में धाराओं को चलाता है जो टेक्टोनिक प्लेटों को हिलाती हैं और ये गति चट्टानों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने वाले शेल चक्र को ऊर्जा देती है। सब कुछ एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। ये चट्टानें और खनिज हमारे दैनिक जीवन का आधार है। भवन निर्माण सामग्री से लेकर हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन तक सब इन्हीं भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की देन है। ग्रेनाइट जैसी एक चट्टान खुद में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, हॉर्नब्लेंड जैसे कई खनिजों का एक मिश्रण है। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
हमने पृथ्वी की चट्टानों की बात की, लेकिन हमारे ग्रह पर कुछ ऐसी चट्टानें भी हैं जो यहाँ की है ही नहीं। आप उल्कापिंडों की बात कर रही हैं, मीटियोराइट्स की? हाँ, ये अंतरिक्ष से आए मेहमान हैं। और ये हमें बहुत कुछ बताते हैं। बिल्कुल। ये हमें सिर्फ सौरमंडल की शुरुआत के बारे में ही नहीं, बल्कि खुद हमारे ग्रह के बारे में भी अनोखी जानकारी देते हैं। जब हमें लोहे और निकल से बने लौह उल्कापिंड मिलते हैं, तो वे हमें पृथ्वी के कोर की संरचना का एक सीधा नमूना देते हैं, जहां हम कभी पहुंच नहीं सकते। और जो पथरीले उल्कापिंड होते हैं, उनकी बनावट हमारे मैंटल से काफी मिलती जुलती है। तो एक तरह से ये बाहरी अंतरिक्ष से आए वो टुकड़े हैं जो हमें हमारे अपने घर के अंदरूनी हिस्सों की कहानी बताते हैं। तो अगली बार जब कोई रात में टूटता तारा देखे, तो ये सोचना चाहिए कि शायद ब्रह्मांड का एक टुकड़ा हमारे ग्रह की अनकही कहानी को समझने में हमारी मदद करने आ रहा है। Thank you for watching. Please like, subscribe, and press the bell icon.